एएफपी पे हम बात कर रहे थे। अल्फा फीटोप्रोटीन पे है, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अल्ट्रासाउंड, इसी तरह टेस्टिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये तीन प्रीनेटल टेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद इवाल्वेशन है। इवाल्वेशन में हम स्क्रीनिंग के लिए ये करते हैं कि जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके वालिदैन की, वो हम लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, बच्चे की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। साथ में बच्चे का एनालिसिस भी करते हैं, और जो बॉडी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट है या जो टाइप ऑफ द स्पाइना बिफिडा है वो ज़्यादा इवालुएट करना ज़रूरी भी है, और उसकी मुताबिक बच्चे के क्रिटिकल कंडीशन के मुतालिक भी मालूमात मिलेगी। तो वो साथ में करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा जो इमेजिंग स्टडीज है बच्चे के लिए, एक्सरे बच्चे का करना ताकि उसकी प्रॉब्लम के डेप्थ का पता लगे। अल्ट्रासाउंड बच्चे के इस तटरिंग की करना, उभार की करना, सीटी स्कैन, एमआरआई एडवांस केसेस में या ज़्यादा मालूमात के लिए इसमें कर सकते हैं। और साथ में अगर स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है स्पेशली, तो उसकी गेट की एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे बड़ी इजीली सर्वाइवल कर जाते हैं, तो उसके गेट के अंदर कोई अगर वहां पे डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, इम्पेयरमेंट डेवलप हो रही है पैक के अंदर, तो इसके गेट में भी फिर फर्क आएगा, तो उसको भी इवॉल्वेट करना है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? वैसे तो स्पाइना बिफिडा माइलोमेनिंजियोसिल की स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या जो वक्ती ट्रीटमेंट है उसमें से सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन है, कुछ मेडिकेशन भी है, और रेगुलर चेकअप है फिजिशियन के, और साथ में फिजियोथेरेपी। तो ये ट्रीटमेंट अप्रोच है, लेकिन कोई खास इलाज न्यूरल ट्यूब को बंद करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाओगे, तो कोई खास इलाज तो नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी नर्व नर्व की डैमेज का, न्यूरोनल डैमेज का बड़ा खतरा होता है, ठीक है। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में in some cases the spinal cord is exposed to the environment or theater. Surgery is performed in order to cover the spinal cord with the muscle and skin, or to untether the spinal cord। जो उबार था, जो उसमें ओपनिंग थी, उसको कवर करने के लिए मसल्स का या कुछ स्किन के कुछ हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस टेटरिंग एरिया को अनटेटर किया जा सके, उसको कवर किया जा सके। बाहर की तरफ जो चीजें निकली हुई होती है उसमें नर्व को बचा के उसको कट किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। और जो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ कॉस्मेटिकली वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, साथ में। अच्छा जी, सर्जरी फॉर द स्पाइना बिफिडा इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ द न्यूरोसर्जिकल, ऑर्थोपेडिक एंड यूरोलॉजिक प्रोसीजर्स, ठीक है। और इसमें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी चूंकि होती है, तो इसमें से कुछ चीजें न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन की होती हैं, स्पेशली नर्व के डैमेज को रोकना। इस तरह कुछ चीजें ऑर्थोपेडिक रिलेटेड भी होती है। हड्डियों का आपस में चूंकि गैप उसमें होता है, तो उसको कैसे जोड़ा जाए या किस तरीके से जोड़ा जाए। और इस तरह यूरोलॉजिक प्रोसीजर इसलिए इसमें होती है या इसके साथ मुंसलिक है क्योंकि नीचे जो नर्व जाते हैं लंबोसेक्रल प्लेक्सस में, जो सैक्रल एरियाज की तरफ जाते हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, तो क्वाड्रिकुलर सिंड्रोम ही की तरह अलामात फिर इसमें या मिल सकते हैं या सर्जरी के बाद मिल सकते हैं, ड्यू टू सर्जरी, न्यूरोनल डैमेज की वजह से। तो ये तीन कंसर्न सर्जरी के अंदर जरूरी है स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट ओवर द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया थेटर्ड है, जो ओपन है, उसकी क्लोजर के लिए, उसके डिफेक्ट को कवर करने के लिए तरीका का जरूरी इंस्ट्रक्शंस। स्पाइनल डिफॉर्मिटी रिकंस्ट्रक्शन, इस तरह जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराना, और लोअर एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी करेक्शन। और इसके अलावा उबार या उसकी वजह से गेट के अंदर जो मसाइल अगर आए हैं या आन फ्यूचर में अगर आ सकते हैं, तो उसकी करेक्शन, ठीक है। ये एक सर्जरी है जो स्पाइनल स्पाइना बिफिडा का जो मेनिंजियोसेल टाइप है उसके लिए हो रही है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? In some cases, the spinal cord is exposed to the environment. Antibiotics are essential in the preventing infection of the CNS and urinary tract system.
क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से ये उबार, ये लोथड़ा, ये सिस्ट निकली हुई होती है। तो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर स्पेशली इसमें इन्फेक्शन लगने का बड़ा खतरा होता है, और अगर इसमें इन्फेक्शन लगे तो ये ब्रेन को अपने लिपेट में ले लेती है। बस फिर ऐसा है कि जैसे सीएनएस है ना, स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का हिस्सा है, तो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन का मतलब यह है कि बंदा फिर उससे एक्सपायर हो सकता है, मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इंसेफेलाइटिस की तरह, मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस की तरह मसाइल हो सकते हैं। तो उससे रोकने के लिए एंटीबायोटिक बड़े जरूरी होती हैं, और ऐसे एंटीबायोटिक जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है, सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं सिस्टम, चूंकि इसके साथ न्यूरोनल डैमेज का खतरा होता है, या उसकी इम्पल्स का खतरा होता है सही तरीके से ना जाने का, तो उसको भी जरा मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद फिर बात आ जाती है फिजिकल थेरेपी। रिकंस्ट्रक्शन के बाद गेट को सही रखना, और जो गेट के साथ 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 जो वहाँ के मसल्स हैं उससे काम लेना, उसको सही बिल्ड अप करना, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो जनरल फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस के लिए जो है ये फिजिकल थेरेपी की जाती है। यू हैव बीन डेवलप्ड फॉर द पेशेंट्स इन ईच लेजन लेवल ग्रुप टू हेल्प डायरेक्ट फिजिकल थेरेपी गोल्स विद इन appropriate डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडल्टहुड। ऑपरेशन करने के बाद, क्योंकि वहां पे वो जो गैप रह गया था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, उसके उस बाद में जिंदगी के खराब असरात को रोकना, उसके चलने फिरने को सही बनाना विदाउट न्यूरल कोई डैमेज, या उसके बाद मसल्स अगर इस मसले की वजह से स्पाज्म में जा रहा है तो उसको रोकना, और एप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल के सिस्टम को बहाल रखना, ठीक है। इन्फेंसी के टाइप में अपना तरीका है फिजियोथेरेपी का, कि ऑपरेशन का जख्म अगर ठीक हो गया है तो उसको कैसे हम उसके हाथ पाँव को कैसे मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन को कैसे बेहतर करेंगे, उसके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डिफेक्ट रोकने से क्या क्या करना होगा। तो ये उसकी कंडीशन, उसके ऑपरेशन और उसके टाइप ऑफ स्पाइनल बिफिडा पे फिर डिपेंड करता है, ठीक है। द थेरेपी प्रोग्राम शुड बी डिजाइन टू पैरेलल टू द नॉर्मल अचीवमेंट ऑफ द ग्रास मोटर माइलस्टोन। हम पहला काम हमारा ग्रास मोटर माइलस्टोन पे होता है, क्योंकि फाइन एक्टिविटीज तो हाथ पाँव की ज्यादातर होती है, तो बाद में फिर हम पाँव पे ज्यादातर काम करते हैं। जब बच्चा इन्फेंसी के स्टेज से स्पेशली अगर निकल जाता है तो फिर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज पे ज्यादा काम करना जरूरी होता है, ये फाइन पे, ठीक है। अच्छा, in managing the cases of the newborn with the myelomeningocele, the physical therapist establishes a baseline of the muscle function, ठीक है। स्टार्ट में मसल्स के बेसलाइन को चेक करता है कि कौन सा पाव काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन से मसल काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और फिर ऑपरेशन के बाद उस न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन या डेफिसिट को बैलेंस करना, उस पर काम करना, उसको मॉनिटर करना, उसके अलाइनमेंट को ठीक करना, और चाइल्ड का एक फंक्शनल तरीकाकार जो है उसके मोमेंट्स का वो डेवलप करना, उस पे फिर काम करना जरूरी होता है, ठीक है। बेसलाइन से इस चीज का पता फिर लग जाता है। और इस तरह उसके केयर गिवर्स जो होते हैं घर के अंदर, उसको इंस्ट्रक्शन देना कि हैंडलिंग ऐसे करनी है, पोजीशन इसकी ऐसे रखनी है, और उसके मुतालिक टेक्निक्स का बताना, रिकमेंड करना, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो ऑर्थोटिक जो ऑर्थोसिस जो लगी हुई होती है डिवाइसेस, उसकी पोजीशन को समझाना ताकि कॉन्ट्रेक्चर डेवलप ना हो सके, ठीक है। और प्रॉपर सिटिंग अपॉर्चुनिटीज उनको देना, उसके हेड और ट्रंक का कंट्रोल फैसिलिटेट करने के लिए तरीकाकार उनको समझाना, ताकि ये आगे जाके 1 साल से ज्यादा, इन्फेंसी 1 साल तक होती है, 1 साल से निकलने के बाद ये चाइल्ड इस मूड में, इस मोबिलिटी में इतना हो या अच्छा हो कि वो इंडिपेंडेंट मोबिलिटी कर सके, इंडिपेंडेंट जिंदगी की तरफ इसके कदम पर आगे बढ़े। तो इस चीज को प्रमोट करना भी जरूरी है। बाज केसेस में व्हीलचेयर पे पेशेंट आ जाता है, उसको न्यूरोनल डैमेज हुआ होता है, या ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के दौरान अगर हो जाए, तो व्हीलचेयर के स्किल्स उसको समझाना, ठीक है। ये पैराप्लेजिक सेंटर है यहाँ पे हैदराबाद में, वो इन्हीं चीजों को समझाते हैं, दिखाते हैं, व्हीलचेयर पे स्किल्स दिखाते हैं, प्रोफिशिएंसी दिखाते हैं, ताकि बेड सोर्स डेवलप ना हो, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो, ठीक है, और एम्बुलेशन एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली बंदा करे, ठीक है।
या इसके अलावा पेरापोडियम जो स्वाइवल वाल कर जिसे कहते हैं, उस वो भी इम्बुलेशन के लिए होती है, तो उसकी ट्रेनिंग देना, ठीक है। इसके अलावा ब्रेसेस, बाज दफा हिप नी एंकल फुट आर्थरोसिस की जरूरत होती है, उसकी ब्रेसेस की जरूरत होती है, तो उसको चलने फिरने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उसकी ट्रेनिंग देना, ठीक है। ये आप लोग को एक ब्रेस या स्वाइवल वार्कर नजर आ रहा है, ये स्वाइवल वार्कर है, इस पे इसको कड़ा करते हैं, इसको, ये ब्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, इससे इसका ब्रेस के साथ जो है स्वाइवल वार्कर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर स्वाइवल वार्कर जो है ये इसको मोबिलाइज करता है। और ये यहाँ पे आप लोग को सादा जो ब्रेस है वो नजर आ रही है। अच्छा, ये एग्जाम्पल ऑफ पेरापोडियम है, ये जो बच्ची जिसमें खड़ी थी असल में पेरापोडियम है, ठीक है, जो सर्वाइवल वाल करके को भी इसको कह सकते हैं हम। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक रिक्रिएशनल थेरेपी होती है एक किस्म की, जो बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स, उसके हाथों को मोबिलाइज करना या डेली एक्टिविटीज के मुताबिक उसको काम सिखाना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिहेबिलिटेट करना, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ताकि खाना वो इंडिपेंडेंटली खा सके, पानी ले सके, ग्लास उठा सके, ठीक है, इन चीजों को वो इंडिपेंडेंटली सीख सके, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसको ट्रेन किया जाता है, और उसकी डेवलपमेंट इससे फिर हो जाती है, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी पे इसमें काम किया जाता है उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए, और साथ में लोअर लिम्ब पे भी किया जाता है। स्टार्ट में पैसिव सपोर्ट उसको दिया जाता है, पैसिव मोमेंट्स पे पैसिव सपोर्ट, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कोऑर्डिनेशन की तरफ और मैनिपुलेटरी स्किल्स की तरफ लेके आया जाता है, और एडॉप्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत फिर इसमें आती है, तो उसको उससे काम लिया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ रिक्रिएशनल थेरेपी भी चलती है ना, स्पेशली जो माइलोमेनिंजियल का कोई बच्चा अगर सर्वाइवल कर ले ऑपरेशन वगैरह के बाद, तो उसकी चूंकि बिल्कुल मोबिलिटी लिमिटेशन उसमें आ जाती है, फिजिकल लिमिटेशन उसमें आ जाती है, अक्सर डिसेबिलिटी भी हो जाती है, तो इस किस्म के बच्चों के लिए रिक्रिएशनल थेरेपीज का इंतजाम करना, ताकि इसके कुछ स्किल्स जो बहाल हो सके, या उसके एक मसल है उसकी बैक पे एक साइनर्जिस्टिक मसल था, वो उससे हम काम ले सकते हैं, तो उसको एक्टिवेट करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको ट्रेन करना इस मकसद के लिए, ताकि इनएक्टिविटी की को हम रोक सकें कुछ ना कुछ, और इसको कुछ ना कुछ नॉर्मेलिटी की तरफ हम लेके आ सके, और इसका सेल्फ स्टीम भी इससे अच्छा हो जाएगा, इसकी पर्सनैलिटी में भी अच्छा असर आएगा, ठीक है। और इस तरह फॉर द इन्फेंट एंड टोडलर विद द माइलोमेनिंजियल रिक्रिएशनल थेरेपी एनहांसेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एनवायरमेंट एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलना फिर उस पर एक अच्छा असर लेके आ जाता है रिक्रिएशनल थेरेपी की वजह से। और जो इसके स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स होते हैं उसमें फिर उसको तालीम दिया जाता है, और उसमें मजीद उसको फिर जिंदगी गुजारने के लिए मौके दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, और एक्सरसाइज प्रोग्राम उसके लिए बनाए जाते हैं। उसको ऐसे उनके पास होते हैं अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स के लिए, उस वो अडॉप्ट की जाती है, और इन बच्चों का जो बाकी बच्चे देखते हैं ये, तो उसमें वो सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, और तलब बढ़ जाती है, और फिर इसकी जिंदगी अच्छी क्वालिटी की तरफ इससे फिर जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, recreational and physical fitness goals include socialization, weight control, improved fitness, flexibility, capacity, cardiovascular fitness और coordination, इन सब पे recreational therapy में काम किया जाता है। इसके अलावा recreational therapy is helpful for the promoting independence with the adult living skills, and often is used to assist the patient with the shopping for the purchasing personal item, use of the public transportation and development of the appropriate leisure activities। इसके अलावा रिक्रिएशनल थेरेपी उसके इंडिपेंडेंस को बढ़ाती है सबसे ज्यादा, इसके इसको इंडिपेंडेंट करना, ताकि ये अपने लिए खरीदो फरोख्त जरूरत की चीजें ले सके, अपनी डेली लाइफ को गुजारने के लिए जो चीजें होती है, शॉपिंग करनी होती है, परचेजिंग करनी होती है, वो कर सके, इसके काबिल ये बंदा बन जाए, तो ये काम इस पे किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, एनी क्वेश्चन?